हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 का 4 मई का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो गया। तो आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। मैथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा आई थी, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, क्वेश्चन का रिपीटेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो आज के इस शिफ्ट में फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट का डायरेक्ट रिपीट हुआ है। अगर आप लोग का एग्जाम अगले दिन है, कई दिन बाद है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प होगा, क्योंकि अगर आप हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करते जाएंगे तो आपके डायरेक्ट एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो भी पिछले शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक एसएससी एमटीएस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो खेल से रिलेटेड था कि सिमोन बाइल्स हैं वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए हमने आपको जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल उस टॉपिक से उतने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी हम आपको बताए थे पिछले शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें भी एक खेल से रिलेटेड पूछा गया था। हमने कहा था कि आगे के शिफ्ट में खेल से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका नाम दिया जाएगा खिलाड़ी का, वो पूछेगा किस खेल से संबंधित है। तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन मिल रहा है, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, खिलाड़ियों के नाम याद कर लो वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका जो राइट आंसर था जिम्नास्टिक बिल्कुल सही था, क्योंकि सिमोन बाइल्स का संबंध जो है वो जिम्नास्टिक खेल से है। अगला क्वेश्चन एक नृत्य से आया था। तो देखिए नृत्य से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले शिफ्ट में भी एक नृत्य पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि किस नृत्य शैली को सपेरा नृत्य कहते हैं, यानी सिंपल सा बात था कि सपेरा नृत्य जो है किसे कहते हैं। तो आपको बता दें जो है सपेरा जो नृत्य है एक कालबेलिया नृत्य भारत की राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी सपेरा नृत्य जिसे कहते हैं वो जो है कालबेलिया नृत्य का जो है शैली है। तो कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे जो है सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो याद रखिएगा राजस्थान से है। सपेरा नृत्य कहाँ का है, राजस्थान, या फिर स्नेक चार्मर डांस ये भी राजस्थान। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्रेंड्स कि लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर निकाला जाता है। तो देखिए अभी पिछले शिफ्ट में क्या होता था कि लिंगानुपात डायरेक्ट पूछा जाता था, किस राज्य की लिंगानुपात ज़्यादा है किसकी कम है, इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन इसमें पूछा गया था कि लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर निकाला जाता है। अगर आप हर एक जैसे शिफ्ट का एनालिसिस करते थे उसमें देखते थे कि जो लिंगानुपात बताया जाता था कि इस राज्य की लिंगानुपात ज़्यादा है, उसमें हम आपको डिटेल से भी बताते थे। तो कितने पुरुषों पर जो है लिंगानुपात निकाला जाता है, कितना महिलाओं और कितने पुरुषों को मिलाकर लिंगानुपात निकाला जाता है। इसलिए आप लोग जो हम आपको डिटेल्स देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, उस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको बता दें, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। तो हमेशा 1000 के पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात निकाला जाता है। तो वर्तमान में भारत में अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा इसका आंसर होगा, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है। अगर वहीं हम बात करें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल है। यह भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, पूछा गया था कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अगर हम बात करें 36वीं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष की, तो इसका राइट आंसर राजनाथ सिंह फ्रेंड्स होगा, क्योंकि वर्तमान में 8/9/2014 से माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है अगर राजनाथ सिंह के अलावा ऑप्शन में अगर दूसरा कुछ दिया गया होगा, करंट में क्या दिया गया था उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि करंट में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारत के कितने देशों की सीमा जो है भारत के साथ लगती है, तो इसका आंसर 7 देश बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से देश हैं इसको याद रखिएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि भारत के साथ किस देश की सीमा जो है नहीं टच करती है। तो अगर आपको देश याद रहेंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए देश को याद रखिएगा किस किस देश की सीमा जो है भारत देश से के साथ लगती है। तो उसमें आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश है। अभी पिछले शिफ्ट में पूछा गया था जो है स्टेट पूछा गया था, नेपाल का पूछा गया था कि नेपाल के साथ कौन से
स्टेट की जो है सीमा साझा करती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ग्रह से पिछले ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट शिफ्ट में हमने आपको बताया था ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बुध ग्रह था। बुध ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं होता है, तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र कितनी बढ़ाने को मंजूरी दी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था बाल विवाह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि इसकी उम्र जो है बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, कितना की गई है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें, बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। तो अब इसकी उम्र कितनी की जाएगी, 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष की जाएगी। अगला आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था कि अकबर के बाद शासक कौन बना था। अभी जो है फ्रेंड्स, पिछले शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो है आपका पूछा गया था, उसमें जो है किसी से रिलेटेड था कि उसमें जो है इसकी मृत्यु के बाद उसका जो है शासक कौन बना था। तो इसमें कहा गया है अकबर के बाद जो है शासक कौन बना था। तो आपको बता दें 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर मुगल तख्त जो है आसीन हुए थे। तो अकबर के बाद उसका शासक कौन बना था, तो जहांगीर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फसल से रिलेटेड। तो फसल से रिलेटेड अभी जो है फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो है बाजरा किस फसल से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें कहा गया था कि चावल की खेती के लिए किस प्रकार का तापमान होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपके जो है डैश डैश करके आपका दिया गया था, उसमें आपको फिल करना था कि चावल की खेती के लिए किस प्रकार का तापमान होना चाहिए। तो उसमें अगर आपका ऑप्शन नम दिया गया होगा तो नम बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चावल की फसल को एक गर्म और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम बात करें मालगुडी डेज पुस्तक की, तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका राइट आंसर आर.के. नारायण बिल्कुल सही था, क्योंकि आर.के. नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। अब इसको याद रखिएगा, आर.के. नारायण की पुस्तक कौन है, तो मालगुडी डेज पुस्तक है। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, 1943 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे केमिस्ट्री में कि रासायनिक सूत्र सब पढ़ लीजिएगा और उसका रासायनिक नाम पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है, आगे की शिफ्टों में भी क्वेश्चन बनेगा। तो सिरका का इसमें पूछा गया था। तो पिछले शिफ्ट में जो पूछा गया था वो संगमरमर का पूछा गया था। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, इसमें कहा गया है सिरका का रासायनिक नाम। तो आपको बता दें सिरका का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक है। तो एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, एथिलिक एसिड भी कहा जाता है, सिरका एसिड और मीथेन कार्बोक्लेजिक एसिड भी कहा जाता है। तो इन अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। जो आपके ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन अब सूत्र से भी पूछा जाएगा कि इस सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CH3COOH होता है। तो इसका आप लोग सूत्र याद कर लो और रासायनिक नाम याद कर लो। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन याद कर लो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से पूछा गया था। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। अगर हम बात करें 43B की, तो देखिएगा 43B जो है फ्रेंड्स वो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से अनुच्छेद 43B संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर पूछा गया हरे एवं कोमल जो तना वाले पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्बल कहते हैं। तो हर्बल इसका राइट आंसर होगा। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका खेल से पूछा गया था कि ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था। तो अगर हम बात करें पहले पदक की, अगर खेल का नाम दिया गया होगा तो आप लोग एग्जैक्ट आपको इसका आंसर क्या था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा था। आप लोग को अगर पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था। ये तो फ्रेंड्स आज जो है सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग का एग्जाम 2-3 दिन बाद है तो आप लोग प्रयास कीजिएगा तीनों शिफ्ट का एनालिसिस ज़रूर किया करो। हम आपको एग्जैक्ट आपको आंसर बताते हैं और क्वेश्चन को भी बताते हैं। अगर आप डेली इसी तरह से एनालिसिस करते जाएंगे तो आपके एग्जाम में फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होगा जो डायरेक्ट आपको पिछले शिफ्ट का उठा करके दिया जाएगा और
5 से 6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिमिलर होगा, यानी उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी हर एक शिफ्ट का अगर आप एनालिसिस करते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो आइए अब इसके हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। यानी मैथ सब्जेक्ट में फ्रेंड्स किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आज जो है एक क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज से भी आपका एक क्वेश्चन आया था, SI CI से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन से फ्रेंड्स किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहा है आपका। इसमें जो है 2D से रिलेटेड 3D से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में आपका वृत्त से रिलेटेड अर्धवृत्त से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें टाइम एंड वर्क की, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहा है। उसके बाद जो है टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद बोट एंड स्टीम से नावधारा वाले भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहा है, रेशियो से भी एक क्वेश्चन, डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन। उसके बाद इसके अलावा जो है DI से भी एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। जो टाइम टेकन क्वेश्चन आएगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, टाइम एंड वर्क से आएगा और बोट एंड स्टीम से आएगा। इन सब 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से थोड़ा सा आपका टाइम एंड टेकन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो फ्रेंड्स रीजनिंग सब्जेक्ट में आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग नंबर से भी आपका 1-2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से आ रहा है। एनालॉजी से भी आपका 1-2 क्वेश्चन एनालॉजी से आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिडन फिगर से आपका नॉन वर्बल में आ रहा है। मिरर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिगर कंप्लीट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग में इन सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इन सब टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो फ्रेंड्स इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जो है आज क्लोज टेस्ट से डायरेक्ट आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कॉमन एरर के 3 क्वेश्चन आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आया था। करेक्टली स्पेल्ड के आपका 1 क्वेश्चन, कंजक्शन से आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। प्रीपोजिशन से भी 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद ओकेब की बात करें तो एंटोनिम से आपका 2 क्वेश्चन, सिनोनिम का भी आपका 2 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस से भी 2 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इंग्लिश को अगर इन सब टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो आपके डायरेक्ट इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, दोस्तों में शेयर किया करो और इसी तरह से SSC MTS के हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।